हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तमन्ना और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे कि सॉल्युबिलिटी के डिफरेंट एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और सॉल्युबिलिटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। अब हम समझेंगे अपने फार्मेसी की सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल में से एक टेबल, वो है हमारी सॉल्युबिलिटी की टेबल। सॉल्युबिलिटी की टेबल इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जब भी बच्चा फार्मेसी में सेकेंड या थर्ड ईयर में आ जाता है तब उसको इसकी टेबल की वैल्यू समझ आ जाती है, क्योंकि ये टेबल सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगी, बल्कि ये टेबल से सीधा सीधा क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं आपके जीपैट में या फिर आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फार्मेसी की। ये टेबल से सीधा क्वेश्चन बनते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पेपर में आ गया कि सॉल्युबिलिटी की रेंज कितनी होती है, और वो रेंज में ये 4 एग्जाम्पल लिख दिए, 4 ऑप्शन लिख दिए कि 1 to 10, 10 to 30, 30 to 100, 100 to 1000। सिर्फ आपको इनकी वैल्यू याद रखनी है कि सॉल्युबल की रेंज होती है 10 to 30 और इस पर टिक लगाना है, दैट्स इट। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस टेबल का मतलब क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 डिवीजन है, एक तो डेफिनेशन का पार्ट दिया है, दूसरा आपको पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर पे दिया है वेरी सॉल्यूबल, उसमें आपको इसका आंसर दिख रहा है लेस देन 1। ये लेस देन 1 है क्या? यहां पर समझाया जा रहा है पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कितना पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए कितना पार्ट ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत होगी। अब वो पार्ट ग्राम में हो सकता है, एमजी में हो सकता है, एमएल में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है, यानी कि पार्ट यानी कि यहाँ पर यूनिट की बात चल रही है। फॉर एग्जाम्पल 1 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि हाउ मच ग्राम ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए कितना ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मैं लूंगी तब जाके मेरा सॉल्यूट डिसॉल्व हो पाएगा। इसको ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी फर्स्ट रेंज है वेरी सॉल्यूबल। वेरी सॉल्यूबल यानी कि इतने सॉल्यूबल कंपाउंड जिनको सिर्फ और सिर्फ लेस देन 1 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट ही रिक्वायर्ड है, यानी कि जब मैं 1 ग्राम सॉल्यूट लूंगी तो वो इतना सॉल्यूबल है कि वो लेस देन 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो जाएगा। कितने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा मेरा? 1 ग्राम, यानी कि 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट लेस देन 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ही उसे लगेगा। ओके, नेक्स्ट है मेरा फ्रीली सॉल्यूबल। फ्रीली सॉल्यूबल ड्रग लेस देन सॉल्यूबल होते हैं वेरी सॉल्यूबल के, यानी कि सबसे ज्यादा सॉल्यूबल तो ये हो गई वेरी सॉल्यूबल टेबल के सबसे ऊपर वाला पॉइंट। उसके नीचे आते हैं फ्रीली सॉल्यूबल ड्रग। जो फ्रीली सॉल्यूबल हो जाते हैं उनको कितना सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है? 1 to 10, 1 to 10 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए, यानी कि 1 ग्राम सॉल्यूट मेरा हो सकता है 1 में भी हो जाए या फिर 1 से 10 में कहीं पर भी ग्राम में हो जाए। वो मेरा 1 to 10 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा 1 ग्राम को सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए, वो आएगी रेंज फ्रीली सॉल्यूबल के अंडर। थर्ड है मेरा सॉल्यूबल रेंज। सॉल्यूबल रेंज यानी कि ऐसा सॉल्यूट जो मेरा 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है उसको 10 to 30 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा या फिर 10 to 30 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होंगे डिसॉल्व होने के लिए। चौथी है मेरी स्पेरेंजली सॉल्यूबल। स्पेरेंजली सॉल्यूबल यानी कि सॉल्यूबल से थोड़ा कम। स्पेरेंजली सॉल्यूबल को 30 से 100 ग्राम या 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होंगे डिसॉल्व होने के लिए। अब है मेरी 5वीं रेंज जिसका नाम है स्लाइटली सॉल्यूबल। स्लाइटली सॉल्यूबल यानी कि और कम सॉल्यूबल, स्पेरेंजली सॉल्यूबल से भी कम सॉल्यूबल। स्लाइटली सॉल्यूबल का मतलब है कि यहाँ पर मुझे सीधा सीधा 100 से 1000 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट लगेंगे सिर्फ और सिर्फ मेरी एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है मेरी वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल ड्रग। वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल यानी कि
बिल्कुल ही कम, जिसका सॉल्युबिलिटी स्लाइटली सॉल्युबल से भी ज्यादा कम है। यानी कि यहाँ पर मेरे 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट को लगेगा 1000 से 10,000 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व होने के लिए, घुलने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट को कितना पार्ट ऑफ सॉल्वेंट लग जाएगा? 1000 से लेके 10,000 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। लास्ट है मेरी इनसॉल्युबल रेंज। इनसॉल्युबल रेंज को मैं प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल भी कहती हूँ। ये रेंज जो है, ये रेंज ऐसी रेंज है कि इसमें ड्रग कंप्लीटली इनसॉल्युबल है, यानी कि 1 पार्ट ऑफ सल्यूट मेरे 10,000 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है। उससे भी ज्यादा जब उसको लग जाए तो वो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल रेंज में आता है। ये पूरी टेबल से आपको समझ आएगा कि कौन सी ड्रग कितनी सॉल्युबल है। अब इसी टेबल को अगर मैं mg/ml के हिसाब से समझूं, छोड़ दो पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट वगैरह के हिसाब से, अब अगर हम इसको mg/ml के हिसाब से पढ़े तो मतलब कि कितना mg ऑफ सॉल्यूट पर ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है, या फिर आपका 1 ml ऑफ सॉल्वेंट कितनी कैपेसिटी रखता है कि वो कितने mg सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करवा पाएगा। तो सबसे पहली रेंज है मेरे पास वेरी सॉल्यूबल। वेरी सॉल्यूबल को समझते हैं कि वेरी सॉल्यूबल रेंज में कितने mg ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा पर ml में। तो वेरी सॉल्यूबल रेंज में ऐसा आता है कि मोर देन 1000 mg, मोर देन 1000 mg पर ml। यानी वेरी सॉल्यूबल वाली ड्रग वो होगी जो जिसको मैं 1000 mg से भी ज्यादा डाल रही हूं पर ml सॉल्वेंट में। 1 ml सॉल्वेंट में भी वो 1000 mg डिसॉल्व हो पा रही है। सेकेंड रेंज है मेरी फ्रीली सॉल्यूबल। फ्रीली सॉल्यूबल में 100 से 1000 mg, 100 से 1000 mg पर ml, यानी कि 1 ml में 100 से 1000 mg डिसॉल्व हो सकती है। तीसरी रेंज है सॉल्यूबल। सॉल्यूबल में 33 से लेके 100 mg पर ml, मतलब 33 mg से लेके 100 mg ड्रग मेरी पर ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकती है। फोर्थ है स्पैरेंजली सॉल्यूबल। स्पैरेंजली सॉल्यूबल का सीधा सा फंडा है 10 से लेके 33 mg पर ml, मतलब जब भी ड्रग 10 से या 33 तक है तो वो पर ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रही है तो वो स्पैरेंजली सॉल्यूबल में आएगी। नेक्स्ट है स्लाइटली सॉल्यूबल। स्लाइटली सॉल्यूबल में 1 से लेके 10 mg तक अगर हुई और पर ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पा रही है तो वो स्लाइटली सॉल्यूबल में आएगी। नेक्स्ट है वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल। वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल यानी कि जो 0 से लेके 1 mg पर ml में जाती है उसे आप वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल बोलते हो। समझ आ रहा है डिफरेंस कि वेरी सॉल्यूबल इतनी ज्यादा सॉल्यूबल थी कि उसको 1000 mg से भी जब ज्यादा डाल रही थी 1 ml में तो वो डिसॉल्व हो पा रही थी, पर वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल तो इतनी इतनी लेस सॉल्यूबल है कि जब मैं उसको इतनी कम मात्रा में भी डाल रही हूँ, 0.1 से लेके 1 mg में भी डाल रही हूँ पर ml में, तो भी ये ठीक से डिसॉल्व नहीं हो पा रही है। प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल यानी कि जो 0.1 mg से भी कम डिसॉल्व होती हो पर ml में। तो ये दोनों टेबल आपको समझनी है, जिसको आप 3 कॉलम में भी बना सकते हो। फर्स्ट तो हो गया डेफिनेशन, या फिर इसी को आप टर्म भी लिख सकते हो कि टर्म क्या यूज करी जाती है। सेकेंड आप यूज कर सकते हो पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट, और थर्ड आप लिख सकते हो सॉल्युबिलिटी डिफाइंड इन mg पर ml। mg पर ml के हिसाब से आपकी सॉल्युबिलिटी रेंज क्या होगी। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कभी वो ये टेबल पूछ लेंगे, कभी वो आपकी mg पर ml वाली टेबल पूछ लेंगे, यानी कि ये इसकी कोई भी लिमिट दे देंगे, या फिर कभी वो ये टेबल को पूछ लेंगे पार्ट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्युबिलिटी डिफाइंड इन mg पर ml। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की सॉल्युबिलिटी में कि वाई सॉल्युबिलिटी इज इंपॉर्टेंट।
सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही है कि हम सॉल्युबिलिटी पढ़ ही क्यों रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट ही क्यों है फार्मेसी में, दवाई में, ड्रग में, डोजेस फॉर्म में, बॉडी के लिए, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाने के लिए, किसी भी चीज को लेके सॉल्युबिलिटी आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले इसके बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस इसकी समझते हैं, दैट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जब भी आपने कोई भी टैबलेट, कोई भी कैप्सूल, कोई भी डोजेस फॉर्म, कोई भी टैबलेट, कोई भी कैप्सूल, कोई भी डोजेस फॉर्म XYZ आपने आपकी बॉडी में लिया, बॉडी में लेने के बाद वो ड्रग जब ब्लड में जाएगी तो ब्लड में जाने को, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग का ब्लड में जाने को आप एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ब्लड में जब वो जाएगी तभी वो कुछ एक्शन दिखा पाएगी। अगर ड्रग ब्लड में नहीं गई तो उसका कोई एक्शन नहीं होगा, नो एक्शन। अगर ब्लड में नहीं जाती है तो, अगर ब्लड में जाएगी तो ही एक्शन बता पाएगी। तो ड्रग को ब्लड में जाना जरूरी है और ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड में पहुंचने को ही आप एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब एब्जॉर्प्शन में सॉल्युबिलिटी का क्या रोल है, एब्जॉर्प्शन में सॉल्युबिलिटी का क्या रोल है। इफ द ड्रग इज लेस सॉल्युबल, अगर आपकी ड्रग कम सॉल्युबल है, सॉल्युबल ठीक से नहीं होती है, तो वो लेस डिसॉल्व करवा पाएगी अपने आप को बॉडी फ्लूइड के अंदर। आपकी बॉडी में कई तरीके के फ्लूइड है, कई तरीके का लिक्विड है, बहुत कुछ चीजें हैं। जब ड्रग सॉल्युबल ही नहीं होगी, घुलनशील ही नहीं होगी, तो वो क्या करेगी, बॉडी फ्लूइड में खुद को डिसॉल्व ही नहीं कर पाएगी। जब वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगी, सोल्यूशन में फॉर्म में नहीं आ पाएगी, तो वो ब्लड में बहुत ही कम पहुंच पाएगी, लेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा या फिर लेस अब्जॉर्प्शन होगा। उसके वजह से लेस इफेक्टिवनेस आएगी, क्योंकि आपकी ड्रग को इंपॉर्टेंट है इफेक्टिविटी शो करने के लिए कि वो ब्लड में जाए। जब वो ब्लड में जा ही नहीं पाई बिकॉज ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, तो वो इफेक्टिव कहाँ से रहेगी, लेस इफेक्टिवनेस आ जाएगी। अब भाई तुम इसी को अपोजिट कर दो, इसी को तुम अपोजिट कर दो और अच्छे अच्छे पॉइंट्स में देखो कि इफ द ड्रग इज हाई सॉल्यूबल, अगर ड्रग हाई सॉल्यूबल हुई तो वो मोर डिसॉल्व होगी, तो वो क्या होगी, मोर डिसॉल्व होगी इन बॉडी फ्लूइड में। और फिर अगर वो जितनी ज्यादा डिसॉल्व होगी उतनी ज्यादा वो एब्जॉर्प्शन दिखा पाएगी। वो क्या दिखा पाएगी, मोर एब्जॉर्प्शन दिखा पाएगी। मोर एब्जॉर्प्शन दिखाएगी यानी कि ड्रग अब ब्लड में चली गई है, ब्लड से फिर उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अच्छे से वो इफेक्टिवनेस दिखा पाएगी, यानी कि मोर इफेक्टिवनेस दिखा पाएगी। तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ड्रग जितनी ज्यादा सॉल्युबल होगी उतनी ज्यादा डिसॉल्व हो पाएगी बॉडी फ्लूइड में और उतने ही अच्छा उसका एब्जॉर्प्शन हो पाएगा और फिर जाके आपको इफेक्टिवनेस शो कर पाएगी। सेकेंड पॉइंट है ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट में इसका क्या यूज है, ड्रग डेवलपमेंट में इसका ये यूज है, हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग ड्रग्स इनटू वेरियस डोजेस फॉर्म। फॉर एग्जांपल मेरी कोई ड्रग है, मेरी कोई ड्रग है जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, लेस सॉल्युबल है वो ड्रग। अब जब मुझे पता है कि ये लेस सॉल्युबल है तो मैं इसकी टैबलेट क्यों बनाऊंगी, क्योंकि टैबलेट को तो और ज्यादा टाइम लगेगा टूटने में, यानी कि डिसइंटीग्रेशन होने में। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद फिर वो डिसॉल्व होगी तो और ज्यादा टाइम लेगी, और जब मेरी ड्रग डिसॉल्व हो ही नहीं सकती तो मैं उसको टैबलेट के फॉर्म में क्यों दूंगी। तो ऐसी ड्रग का मैं सस्पेंशन बना लूंगी या फिर कोई और फॉर्मुलेशन बना लूंगी, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना लूंगी जो मेरी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करे। सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेंगे तब जाके वो बॉडी में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो मैं बाहर से ही पहले, मुझे ड्रग आया मेरे पास और ड्रग की मुझे जब
फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी समझ आ गई कि इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है, ये कम सॉल्युबल होती है, तभी मैंने डिसीजन ले लिया कि अब मुझे इसका डोजेस फॉर्म कौन सा प्रिपेयर करना है। मुझे इसकी टैबलेट बनानी है, मुझे इसका कैप्सूल बनाना है, या सीधा मैं इसका इंजेक्शन बनाऊं ताकि ये डिसॉल्व हो जाए। हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग ड्रग्स इनटू वेरियस डोजेस फॉर्म that ensures the drug can be dissolved and be absorbed as intended। जो डोजेस फॉर्म ऐसे होंगे डिसाइड करेंगे कि मेरी ड्रग अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और एब्जॉर्ब हो जाए जैसी उसे होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है डोजेज एक्यूरेसी। डोजेज एक्यूरेसी मतलब कि अगर प्रॉपर सॉल्युबिलिटी आई तो एक्यूरेट डोजिंग हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 mg की ड्रग ले ली, अब उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, वो बॉडी में जाके सिर्फ 50 mg ही डिसॉल्व हो पाई, तो 50 mg ही काम कर पाएगी अपनी इफेक्टिवनेस शो करने के लिए। बाकी की 50 mg का क्या हुआ, वो तो वेस्ट हो गई, वो वेस्ट हो गई। तो इसकी वजह से मुझे इसका डोज बढ़ाना पड़ रहा है, मुझे 50 mg का डोज बढ़ा के देना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी 50 mg ही ड्रग डिसॉल्व हो पा रही है, बाकी की 50 mg तो वेस्ट जा रही है। तो जब मुझे पहले ही पता चल जाएगा मेरी सॉल्युबिलिटी क्या है, प्रॉपर सॉल्युबिलिटी होगी, तो उसके वजह से एक्यूरेट डोजिंग होगी। बिकॉज द अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स सॉल्युबिलिटी इन द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा स्टेबिलिटी एंड शेल्फ लाइफ। स्टेबिलिटी एंड शेल्फ लाइफ पे क्या फर्क है? स्टेबिलिटी एंड शेल्फ लाइफ का मतलब है कि मेरी ड्रग कितनी देर तक स्टेबल हो सकती है और उसकी कितनी शेल्फ लाइफ हो सकती है, ये मैं बाहर से ही डिसाइड कर सकती हूँ। कैसे? सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी एंड शेल्फ लाइफ ऑफ अ ड्रग। कैसे भाई? अगर मेरी ड्रग हाईली सॉल्युबल है, मेरी ड्रग इतनी ज्यादा सॉल्युबल है, इतनी ज्यादा वाटर लविंग नेचर की है कि वो बहुत इजीली वाटर के साथ अपने आप को डिसॉल्व कर लेती है, तो ऐसी ड्रग ये भी तो हो सकता है कि ज्यादा प्रोन हो डिग्रेडेशन को लेके। कौन सा वाला डिग्रेडेशन? जो वाटर के वजह से होता है, क्योंकि वाटर क्या है? मॉइस्चर है, और मॉइस्चर की वजह से क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है। मतलब ऐसी भी तो ड्रग हो सकती है जो मेरी वाटर सेंसिटिव भी हो, एक समय बाद वो अगर वाटर के साथ रहे तो उसमें डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आ जाए, वो खराब हो जाए, तो मैं ऐसी ड्रग को इतने वाटर कंटेंट के साथ नहीं रखूंगी। शेल्फ लाइफ यानी कि मेरी ड्रग कब तक सही रहेगी, कितने टाइम ड्यूरेशन तक मेरी ड्रग सही रहेगी, ऐसी टाइम ड्यूरेशन मैं पहले से ही डिसाइड कर लूंगी कि मेरी ड्रग इतनी सॉल्युबल है और ऐसी कंडीशन ऐसे डोजेस फॉर्म के साथ जा रही है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ये रहेगी। एंड गाइडिंग प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन कि मेरी ड्रग इतनी सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है या लेस सॉल्युबल है, तो इसको मैं ये स्टोरेज कंडीशन पर रखूंगी तो इसमें हाइड्रोलाइसिस की समस्या नहीं आएगी। पर वहीं अगर मेरी ड्रग हाईली सोल्यूबल है तो ऑटोमेटिकली उसका मुझे एब्जॉर्प्शन तो बढ़िया मिलेगा, एब्जॉर्प्शन मुझे उसका अच्छा मिलेगा। बस उसके साथ ये कुछ समस्या हो सकती है कि वो उसका नेचर ही ऐसा है वाटर लविंग कि वो वाटर के साथ हो सकता है उसका डिग्रेडेशन भी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा इनहेंस ड्रग डेवलपमेंट। वही पहला वाला पॉइंट कि अगर जब मुझे पता चल ही गया कि मेरा ड्रग सॉल्यूबल नहीं है, मेरा ड्रग अच्छे से सॉल्यूबल नहीं होता है, वो लेस सॉल्यूबल है, तो मैं टाइम रहते हुए ही उसे ऐसा डोजेस फॉर्म बनाऊंगी जो बॉडी में जाके हाईली सॉल्यूबल हो। हाईली सोल्यूबल होने की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाएगा। तो ड्रग विथ इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, मैं ड्रग की सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल को बढ़ा दूंगी। कैसे? ड्रग डेवलपमेंट करके या फिर डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट करके। ड्रग डेवलपमेंट यानी कि एक तो तरीका है कि मॉलिक्यूल में ही आप कुछ ऐसा सॉल्ट ऐड कर दो, मॉलिक्यूल प्लस सॉल्ट, कि वो हाईली सल्यूबल हो जाए, क्योंकि आपके सॉल्ट क्या होते हैं? आपके सॉल्ट होते हैं हाईली सल्यूबल। तो मॉलिक्यूल के साथ कहीं ना कहीं ऐसा फंक्शनल ग्रुप ऑफ सॉल्ट ऐड करो कि वो हाईली सल्यूबल हो जाए, या फिर डोजेस फॉर्म ले दो जो लेस सॉल्यूबल से हाईली सॉल्यूबल करे। शोज बेटर इफिकेसी एंड इनहेंस थेरेपेटिक आउटकम्स। नेक्स्ट है हमारा बायोएबिलिटी। बायोएबिलिटी यानी कि मेरा ड्रग का कितना अमाउंट है
ब्लड में, अमाउंट प्रेजेंट इन ब्लड, ड्रग का कितना अमाउंट प्रेजेंट है ब्लड में, उसको हम कहते हैं बायोबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल किसी ड्रग की 100% बायोबिलिटी है, 100% क्या है उसकी, 100% बायोबिलिटी है, मतलब मेरी जो ड्रग मैंने भेजी वो 100% ही चली गई, पूरी की पूरी चली गई ब्लड में, कहीं पर भी वेस्ट नहीं हुई। और ऐसी चीजें ज्यादातर देखने को मिलती है, 100% बायोबिलिटी देखने को मिलती है इंट्रावेनस या पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन में, इंट्रावेनस या फिर पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन में, जहां पर ब्लड में ही सीधा मैं ड्रग को भेज रही हूं। तो जितना ड्रग मैंने दिया उतना ड्रग पूरा की पूरा ब्लड में चले गया। जब पूरा की पूरा ब्लड में चले जाएगा मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इफ द ड्रग इज नॉट सॉल्युबल इन जीआई फ्लूइड, इफ द ड्रग इज नॉट सॉल्युबल इन जीआई फ्लूइड, it won't dissolve properly, less absorption less viability, उतना ही कम एब्जॉर्प्शन उतनी ही कम बायोबिलिटी। नेक्स्ट समझते हैं हाई सॉल्युबिलिटी। अगर हाई सॉल्युबिलिटी है तो बेटर एब्जॉर्प्शन, अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ड्रग विद गुड सॉल्युबिलिटी, बेटर एब्जॉर्प्शन, हायर बायोबिलिटी। जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी हुआ क्या, फिर से समझते हैं। ड्रग गई ब्लड में, फॉर एग्जाम्पल ओरल रूट से ली थी, ओरल यानी कि मुंह के थ्रू ली थी, माउथ के थ्रू ली थी, ओरली ड्रग को लिया था, ये ड्रग सीधा चली गई ब्लड में, पर सीधा नहीं जाएगी, स्टमक मिलेगा इसको रास्ते में, स्टमक में इसको पीएच मिलेगा एसिडिक, इसको एंजाइम मिलेंगे जो इसको डिग्रेड भी कर सकते हैं, जो इसको तोड़ भी सकते हैं। बॉडी फ्लूइड मिलेगा इसको स्टमक में, बॉडी फ्लूइड में ये जाके डिसॉल्व होगी, ये डिसइंटीग्रेट होगी, सबसे पहले ये टूटेगी, टूटने को डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। और डिसॉल्व होना यानी कि घुलना, उन बॉडी फ्लूइड में जाके ये घुलेगी। अब इतनी पूरी प्रोसेस के बाद पता चल रहा है कि मेरी ड्रग सिर्फ और सिर्फ 70% ही ब्लड में जा पाई, मेरी ड्रग सिर्फ और सिर्फ 70% ब्लड में जा पाई। और इस 70% को ब्लड में जाने को मैं कहूंगी कि मेरी बायोबिलिटी 70% है। मेरी बायोबिलिटी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 70% है, या फिर 70% बायोबिलिटी अच्छी बायोबिलिटी है, पर सबसे ज्यादा तो 100% बायोबिलिटी होती है जो कि मुझे पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन में मिलेगी। ओरल में तो मेरा बहुत सारी ड्रग का वेस्टेज हो गया। नेक्स्ट समझते हैं एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से एक्सप्रेशन से डिफाइन करा जाता है। सबसे पहला है परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाय वेट का सिंबल होता है %W/W। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन की लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 100 ग्राम, मतलब मेरा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व हो पाता है। जब मैं ग्राम और ग्राम की बात कर रही हूँ, ग्राम और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, तो वो यूनिट होगी, वो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन होगा परसेंट वेट बाय वेट का। सेकेंड है मेरा परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जब मैं सॉल्यूट को ml में ले रही हूँ और सोल्यूशन को भी ml में ले रही हूँ, ml यानी कि 100 ml सोल्यूशन को ले रही हूँ नंबर ऑफ ml सोल्यूट के लिए, तो वो होगा परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इसकी एक्सप्रेशन होगी परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। थर्ड है मेरा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। जो चीज पहले आ गई एक्सप्रेशन में, जो चीज पहले आ गई यानी कि वेट पहले आ रहा है, तो वेट में पहले मेरा सोल्यूट आएगा, यानी कि मेरा सोल्यूट अब यहाँ पर ग्राम में रहेगा। वेट हमेशा आप ग्राम, केजी, mg, माइक्रोग्राम में लेते हो, और वॉल्यूम हमेशा आप माइक्रोलीटर, ml और लीटर में लेते हो। तो वॉल्यूम यानी कि सॉल्यूशन और वेट यानी कि सोल्यूट,
क्योंकि वेट पहले लिखा गया है, वॉल्यूम बाद में लिखा गया है। तो यानी कि जो पहले लिखा गया है वो मेरा सॉल्यूट का है, जो बाद में लिखा गया है वो सॉल्वेंट का है। तो यानी नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है मोलरिटी। मोलरिटी को मैं एम से डिनोट करती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन की रेंज बढ़ जाती है, यहाँ पर बात होती है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की। अभी तक परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ 100 की बात हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि परसेंट में हमेशा 100 ही मेजर होता है। पर अब यहाँ पे बात आ गई मोलैरिटी की। मोलैरिटी की यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिसॉल्व हो पाएगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। यहां से बात चलेगी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की। नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी मोलैरिटी का छोटा भाई है। बड़ा भाई मोलैरिटी को ठीक से बोल देता है, छोटा भाई मोलैरिटी को मोलैलिटी बोलता है तोतलाते हुए। मोलैलिटी बोलता है और छोटा भाई है, इसलिए मैं इसको डिनोट करती हूँ स्मॉल एम से। स्मॉल एम से डिनोट करती हूँ और ये क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की बात चल रही थी, यहाँ पे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की बात चल रही है। मोलैरिटी और मोलैलिटी में यही डिफरेंस है। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है? नॉर्मेलिटी को मैं कैपिटल एन से डिनोट करती हूँ। इसका मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से मैं सॉल्यूट को देखूंगी कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में मेरा कितना जा पा रहा है। मोल फ्रैक्शन को मैं स्मॉल एक्स से डिनोट करती हूँ और इसका मतलब होता है द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में मेरा कितना रेशियो, 1:1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट जा रहा है या 1:2 जा रहा है या कितना जा रहा है। ये होते हैं एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि आप सॉल्युबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, परसेंट वेट बाय वेट में कर रहे हो, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में कर रहे हो या किस में कर रहे हो। इस पूरी वीडियो में आज हमने समझा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी की अलग अलग डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, सॉल्युबिलिटी की टेबल देखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में हमने सॉल्युबिलिटी की इंपॉर्टेंस समझी, देन हमने सॉल्युबिलिटी के एक्सप्रेशन समझे। अगर आपको मेरे थ्रू एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो वीडियो में तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।